हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विस्टास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। 10 मार्च 2025 के बोर्ड में ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम आएंगे, इसलिए हमारा ये वीडियो पूरा देखें, सारे क्वेश्चन को समझें और साथ ही सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट, मैंने विस्टास में आपके लिए जो 10 मार्च 2025 का बोर्ड होने जा रहा है उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। बस आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़कर अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक, विस्टास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, और आशा करता हूं कि इस बार आपके एग्ज़ाम में जो 10 मार्च 2025 को होने जा रहा है अच्छे मार्क्स आएंगे। बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो, विस्टास से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व आपके हो जाएंगे और आपका टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हम शुरू करते हैं हमारे ये क्वेश्चन। ध्यान दीजिए विस्टास के। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ विस्टास फॉर 2025 फॉर बोर्ड्स 12th बोर्ड एग्ज़ाम। विस्टास 10 मार्च का आपका एग्ज़ाम है और आप अच्छे तरह से इसे आप पढ़ लें और इन क्वेश्चन को सारा अच्छी तरह से समझ लें। हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। पहला चैप्टर है प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड लेवल, तीसरा तल, और इसका जो नरेटिव है वो है चार्ली और इसका ऑथर है जैक फिने। ये पूरी कहानी चार्ली की है और चार्ली और लुइसा। अब हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? तीसरा लेवल किसकी ओर इंगित करता है? व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? तीसरा तल किसकी ओर इंगित करता है? डियर स्टूडेंट, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। हम आंसर देखिए इधर। देयर आर ओनली 2 लेवल्स एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 ही तल है। देयर इज नॉट एनी थर्ड लेवल इन द वर्ल्ड। दुनिया में तीसरा कोई लेवल नहीं है। द थर्ड लेवल इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज माइंड इमेजिनेशन दैट वॉज एग्जिस्टेड इन 1894। तीसरा लेवल चार्ली की मानसिक उपज का परिणाम है जो 1894 में अस्तित्व में था। एग्जिस्टेड का अस्तित्व। He wants to escape for some time from the modern world. चार्ली कुछ समय के लिए आधुनिक दुनिया से बचकर भागना चाहता है। He wants to escape यानी बचकर भागना, for some time from the modern world. चार्ली आधुनिक दुनिया से बचकर भागना चाहता है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। What is the first day cover? फर्स्ट डे कवर क्या होता है? ये क्वेश्चन इस बार आने की संभावना है। What is the first day cover? फर्स्ट डे कवर क्या होता है? आंसर बहुत इजी है। The first day cover is that when any country issues a new stamps और जब कोई देश नए टिकट जारी करता है। फर्स्ट डे कवर इज दैट, फर्स्ट डे कवर वो होता है when any country, जब कोई देश issues a new stamps, नए टिकट जारी करता है। The stamp collectors buy them on the same day. टिकट संग्रहकर्ता उन्हीं दिन उन टिकट्स को खरीद लेते हैं। दे फिक्स देम ऑन द एनवलप, और वे उन टिकट्स को एनवलप इन लिफा पेपर चिपका देते हैं। पुट ए ब्लैंक पेपर इन इट, उसमें खाली लिफा पेपर रखते हैं। राइट देयर एड्रेस ऑन द एनवलप, और उस लिफा पेपर अपना एड्रेस लिखते हैं। एंड पोस्ट इट ऑन द सेम डे, और उसी दिन उसको पोस्ट कर लेते हैं, डाकघर में डाल देते हैं। द पोस्ट मार्क शोज द सेम डेट, और डाकघर की सील वो तारीख शो करती है। द एनवलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। वो लिफाफा क्या कहलाता है? फर्स्ट डे। वो लिफाफा फर्स्ट डे कवर कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्स्ट डे कवर। क्योंकि सारा काम फर्स्ट डे ही हुआ इसलिए उसे फर्स्ट डे कवर कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। व्हाट डू यू इन्फो फ्रॉम शैम्स लेटर टू चार्ली? आप चार्ली को शैम के द्वारा लिखे गए पत्र का क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ध्यान रखना। तो इस तरह से निष्कर्ष क्या निकालते हैं? अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार, आई इन्फो फ्रॉम शैम लेटर टू चार्ली दैट्स लाइक चार्ली। मेरे अनुसार
शैम का लेटर चार्ली को ये दर्शाता है कि शैम भी चार्ली की तरह, सैम इज ऑल्सो सैड विद द लाइफ ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। चार्ली की तरह सैम भी आधुनिक दुनिया की ज़िंदगी से परेशान होता है। ही एडवाइजेस चार्ली टू लिव द मॉडर्न वर्ल्ड विथ हिज वाइफ लुइसा। वो चार्ली को सलाह देता है कि अपनी पत्नी लुइसा के साथ आधुनिक दुनिया छोड़कर गेल्सबर्ग आ जाए। ही सेज दैट चार्ली इज़ राइट फॉर हिज थिंग। वो कहता है चार्ली अपनी बात के लिए सही होता है। ही प्रेजेस द इमेजनरी वर्ल्ड ऑफ द चार्ली। वो चार्ली की मानसिक दुनिया की प्रशंसा करता है। दैट वॉज एग्जिस्टेड इन 1894, जो 1894 के अस्तित्व में थी। ही ऑल्सो गोज टू गेल्सबर्ग टू सेव फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड। वो आधुनिक दुनिया से बचकर गेल्सबर्ग चला जाता है। कौन? शैम वेनर। और शैम वेनर वहाँ से चार्ली को लेटर लिखता है। तो ध्यान दीजिए, चार्ली की तरह सैम वेनर भी आधुनिक दुनिया से तंग हो जाता है और वो गेल्सबर्ग जाकर चार्ली को खत लिखता है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ चार्ली। चार्ली का चरित्र चित्रण कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार्ली इज ए सिंपल एंड काइंड मैन। चार्ली एक साधारण और दयालु व्यक्ति होता है। ही इज़ 31 ईयर्स ओल्ड। वो 31 साल का होता है। ही लिव्स इन ए न्यूयॉर्क। वो न्यूयॉर्क में रहता है। ही फाइंड्स द लाइफ ऑफ न्यूयॉर्क बोरिंग एंड अनसेफ। वो न्यूयॉर्क के जीवन को बोरिंग और असुरक्षित पाता है। ही सेज दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इन विच ही इज लिविंग। वो कहता है कि आधुनिक दुनिया जिसमें वो रह रहा है इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वॉर, फियर, स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम। ये नहीं, वो कहता है कि जिस दुनिया में वो रह रहा है वो दुनिया असुरक्षा, युद्ध, भय, तनाव और समस्याओं से भरी हुई है। ही वॉन्ट्स टू सेव फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड। वो आधुनिक दुनिया से बचना चाहता है। कौन? चार्ली। टू सेव फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ही इमेजिन्स एन इमेजनरी वर्ल्ड दैट वॉज एग्जिस्टेड इन 1894। वो आधुनिक दुनिया से बचने के लिए एक काल्पनिक दुनिया की रचना करता है जो 1894 में अस्तित्व में थी। ही वॉन्ट्स टू गो टू गेल्सबर्ग विथ हिज वाइफ बिकॉज ही फाइंड्स गेल्सबर्ग टाउन पीसफुल एंड कंफर्टेबल। वह अपनी पत्नी लुइसा के साथ गेल्सबर्ग जाना चाहता है क्योंकि वो पाता है कि गेल्सबर्ग एक शांत प्रिय और एक आरामदायक कस्बा होता है। ही इज सो काइंड दैट ही डजंट गो टू गेल्सबर्ग अलोन बट ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू टेक हिज वाइफ लुइसा विथ हिम टू गेल्सबर्ग। और वो इतना दयालु है कि वो अकेला गेल्सबर्ग जाना नहीं चाहता है। वो अपनी पत्नी लुइसा को भी अपने साथ गेल्सबर्ग ले जाना चाहता है। He likes other, believes in it that all is gold. वो दूसरों की तरह ये विश्वास करता है कि all is gold. He advises his friend Sham Weiner to escape from the modern world. वो अपने दोस्त शैम वेनर साइकेट्रिस्ट को एडवाइस देता है कि वो आधुनिक दुनिया को छोड़कर गेल्सबर्ग आ जाए। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, द टाइगर बाय कल्कि। इसको लिखने वाला कौन है? कल्कि। Who was the Tiger King? टाइगर किंग कौन था? How did he get that name? उसे वो नाम कैसे मिला? The Tiger King was the king of प्रतिबंधपुरम। टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम का राजा था। At the time of his birth, the royal astrologer predicted that one day his death would be caused by a tiger. एक दिन उसके जन्म के समय साई ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन उसकी मौत एक टाइगर के कारण होगी। It would be the first or the 100. वो टाइगर पहला या 100वां होगा। The king killed 99 टाइगर easily. राजा ने 99 टाइगर आसानी से मार दिए। For killing so many tigers, he got that name. इतने सारे टाइगर मारने के कारण उसे वो नाम टाइगर किंग मिला। For killing so many tigers, he got that name. इतने सारे टाइगर मारने के कारण उसे वो नाम टाइगर किंग मिला। तो अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को याद कर लें। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। अगला क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, हाउ वॉज द प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। नेक्स्ट, हाउ वॉज द प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप? राजकुमार जंग बहादुर का पालन पोषण किस प्रकार हुआ? आंसर बहुत ईजी है। द प्रिंस जंग बहादुर वॉज ब्रॉट अप लाइक ए ब्रिटिश प्रिंस। राजकुमार जंग बहादुर का पालन पोषण
एक ब्रिटिश राजकुमार की तरह हुआ। ही वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, उसका पालन पोषण करने वाली अंग्रेजी दाई थी। ही ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वो अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। ही वॉज टॉट बाई एन इंग्लिश टीचर, उसको अंग्रेजी टीचर पढ़ाता था। एंड ही सो ओनली इंग्लिश मूवीज़, और वो केवल अंग्रेजी मूवी देखता था। इस तरह से उसका पालन पोषण हुआ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें, लिख लेके तैयार कर लें। और अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉट मिरेकल हैपन्ड व्हेन द टाइगर किंग वॉज जस्ट एन इन्फेंट, क्या चमत्कार हुआ था, क्या चमत्कार हुआ था जब टाइगर किंग एक शिशु था। जब बाघ राजा एक शिशु था उस समय क्या चमत्कार हुआ था। द टाइगर किंग वॉज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम का राजा था। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट ही वुड बिकम वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स, चैंपियन ऑफ द चैंपियंस एंड हीरो ऑफ द हीरोज इन फ्यूचर। उसके जन्म के समय साई ज्योतिष ने भविष्यवाणी की कि ये भविष्य में बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा, वॉरियर कहते हैं योद्धा, योद्धाओं का योद्धा, चैंपियन ऑफ द चैंपियंस, विजेताओं का विजेता, एंड हीरो ऑफ द हीरोज, नायकों का नायक होगा। बट वन डे ही वुड हैव टू डाई, लेकिन एक दिन इसे मरना पड़ेगा। एट दिस थिंग, इसी बात पर द 10 days इन्फेंट, 10 दिन का पप्पू, 10 दिन का शिशु, स्पोक क्लियरली वॉइस, 10 दिन का शिशु स्पष्ट आवाज़ में बोल उठा। इट वॉज ए मिरेकल ऑफ स्पीकिंग 10 days इन्फेंट, 10 दिन के बच्चे का बोलना ही एक मिरेकल है, यानी 10 दिन के बच्चे का बोलना ही एक मिरेकल था। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का है प्यारे विद्यार्थियों, और ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ वॉज द 100 टाइगर किल्ड, 100 टाइगर कैसे मारा गया। आंसर बहुत ईजी है, ध्यान दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ द रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट हिज डेथ वुड बी कॉज्ड बाय ए टाइगर। एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ, टाइगर किंग के जन्म के समय द रॉयल एस्ट्रोलॉजर साई ज्योतिषी ने प्रिडिक्टेड दैट हिज डेथ वुड बी कॉज्ड बाय ए टाइगर, और भविष्यवाणी की थी कि उसकी मौत टाइगर के कारण होगी। इट माइट बी द फर्स्ट और द 100, ये टाइगर पहला या 100वां होगा। आफ्टर ग्रोइंग अप ही किल्ड 70 टाइगर्स इजीली, बड़ा होकर उसने 70 टाइगर आसान से मार दिए। टू किल द रेस्ट ऑफ 30 टाइगर्स, बचे हुए 30 टाइगर मारने के लिए ही हैड टू मैरी ए प्रिंसेस हु स्टेड हेड फुल ऑफ टाइगर्स, बचे हुए 30 टाइगर मारने के लिए उसे उस राजकुमारी से शादी करनी पड़ी जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर थे। Thus he killed 99 tigers without any difficulty, इस प्रकार से बिना कोई व्यवधान उसने, बिना कोई कठिनाई उसने 99 टाइगर्स मार दिए। He had to face a great difficult to kill only one tiger, उसे एक टाइगर मारने के लिए, केवल एक टाइगर मारने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। The 100 tiger was brought by दीवान from the People Park Madras, 100वां टाइगर दीवान द्वारा पीपल पार्क मद्रास से लाया गया। When the king aimed at the 100 tiger, जब राजा ने 100वें टाइगर पर निशाना लगाया, His aim missed, उसका निशाना चूक गया। His hunters killed the 100th tiger, और 100वां टाइगर उसके शिकारियों ने मारा, राजा ने नहीं मारा। तो मतलब रॉयल एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन सत्य साबित हुई, और 100वां टाइगर उसके हंटर्स ने मारा, राजा ने नहीं मारा। डियर स्टूडेंट, अब हमारा चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की अंतिम छोर की यात्रा, बाय तीसानी दोषी। हाउ डिड द ऑथर रीच टू अंटार्कटिका, लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ऑथर रीच्ड अंटार्कटिका ट्रेवल्ड बाय कार, एरोप्लेन एंड शिप, लेखिका कार, एरोप्लेन और शिप द्वारा यात्रा करके अंटार्कटिका पहुंची। सी रीच्ड एट अंटार्कटिका इन 100 hours, वो 100 घंटे यात्रा करके उसने 100 घंटे यात्रा करके अंटार्कटिका पहुंची। She had to cross 9 zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecosphere to reach there. उसे वहाँ पहुँचने के लिए 9 जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 महासागर और कई जयमंडल पार करके वो वहाँ पहुँची। She traveled on a Russian research mission, academic Sokolsky to reach at Antarctica. और वो अंटार्कटिका रूस अनुसंधान जहाज एकेडमिक सोकाल्स्की द्वारा यात्रा करके अंटार्कटिका पहुँची। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द ऑथर रीच टू अंटार्कटिका, लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची। तो आपको आंसर अच्छी तरह से याद करना है। लेखिका कार, एरोप्लेन और शिप द्वारा यात्रा करके अंटार्कटिका पहुंची। सी रीच्ड एट अंटार्कटिका इन 100 hours, वो 100 घंटे में
अंटार्कटिका पहुंची। शी हैड टू क्रॉस 9 zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecosphere to reach there। उसे अंटार्कटिका पहुंचने के लिए 9 जोन, 6 चेकपॉइंट, 3 महासागर और कई जैवमंडल पार करने पड़े। शी ट्रेवल्ड ऑन ए रशियन रिसर्च वेसल। वो एक रूस अनुसंधान जहाज एकेडमिक सोकाल्स्की से यात्रा करके अंटार्कटिका पहुंची। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। मानव जाति के भविष्य के क्या संकेत हैं। व्हाट आर द इंडिकेशन, इंडिकेशन है संकेत, फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति के भविष्य के क्या संकेत हैं, इंडिकेशन। द इंडिकेशन फॉर फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड आर वेरी डेंजरस। मानव जाति के भविष्य के संकेत बड़े खतरनाक है, डेंजर्स हैं। टुडे द वर्ल्ड इज फेसिंग द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आज दुनिया वैश्विक गर्मी का सामना कर रही है। द आइस कैप्स एंड ग्लेशियर आर मेल्टिंग वेरी फास्ट डे बाई डे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और वैश्विक गर्मी के कारण आज ग्लेशियर और बर्फ़ की चोटियाँ बहुत तेज़ी से पिघल रही है। द मेन कोज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ ग्रोइंग पॉपुलेशन। और ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक गर्मी का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि, ग्रोइंग पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट इज़ द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग। यानी विश्व का औसत तापमान किस कारण बढ़ रहा है। द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजिंग इज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और ग्लोबल टेम्परेचर का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। ऑल काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन आर other causes of global temperature increasing। All kinds of pollution are the other causes of global temperature increasing। और भी वैश्विक गर्मी के तापमान बढ़ने के और भी कई प्रदूषण हैं, बहुत सारे प्रदूषण हैं। द स्मोक ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इज मेन कॉज ऑफ इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर। और फैक्ट्री और वाहनों का धुआं भी ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या है। फाइटोप्लैंक्टन इज अ काइंड ऑफ सी ग्रास। फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार की समुद्री घास है, सी ग्रास है। इट इज सिंगल सेल प्लांट, ये एक कोशीय पौधा है। इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। इट नरिशेज ऑल मैरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ साउथर्न ओशियन। ये दक्षिणी महासागरीय के सभी जलीय जीव और पक्षियों और पशुओं को भोजन श्रृंखला का काम करती है। द लाइव्स ऑफ ऑल मैरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स डिपेंड ऑन फाइटोप्लैंक्टन। और सभी जलीय जीवों का जो जीवन है वो इस घास पर, इस फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर है। अब बड़ा क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। व्हाई इज द अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य को समझने के लिए अंटार्कटिका जाना क्यों आवश्यक है। यानी व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर वी विल हैव टू गो टू अंटार्कटिका। हमें पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य को समझने के लिए अंटार्कटिका जाना होगा। बिकॉज द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज टैप्ड इन अंटार्कटिका। क्योंकि जो इतिहास है, भौगोलिक इतिहास, और वो दुनिया का भौगोलिक इतिहास अंटार्कटिका पर दबा पड़ा है, ट्रैप्ड इन, दबा हुआ है। बिकॉज द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री, क्योंकि जो वैश्विक भौगोलिक इतिहास है वो अंटार्कटिका के नीचे दबा पड़ा है। अबाउट 90% आइस ऑफ द वर्ल्ड इज स्टोर हियर। दुनिया की लगभग 90% बर्फ यहाँ संग्रह है। देर आर नो ट्रीज, बिल्डिंग एंड अदर ह्यूमन मार्कर्स हियर। यहाँ पर कोई पेड़ पौधे और बिल्डिंग्स और मानव चिन्हित नहीं हैं। हियर वी सी द ग्लेशियर मेल्टिंग एंड आइस कैप्स फॉलिंग। यहाँ हम बर्फ ग्लेशियर को पिघलते हुए और बर्फ की चोटियों को गिरते हुए देखते हैं। द लिटिल चेंज इन द क्लाइमेट कैन बिकम द कोज ऑफ ए बिग डेंजर फियर। एक जलवायु में एक छोटा सा परिवर्तन यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेज द ग्लोबल वार्मिंग। जनसंख्या वृद्धि ने वैश्विक गर्मी को बढ़ाया है। टुडे द ग्लेशियर आर मेल्टिंग इन अ लार्ज स्केल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। आज वैश्विक गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इफ द वेस्ट पार्ट ऑफ द अंटार्कटिका मेल्ट्स, अगर अंटार्कटिका वेस्ट पार्ट ही पिघल जाएगा, द होल अर्थ विल बी ड्राउन इन द वाटर। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, पृथ्वी का अंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, द एनिमी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
हम इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे और आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वीडियो कैसा लगा और आपको 1 से 18 तक क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन टफ लगते हैं, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपकी हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। डियर स्टूडेंट, अब हमारा चैप्टर है द एनिमी, जिसका लेखक है बाय पर्ल एसबर्ग। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, आप हर चैप्टर के ऑथर याद कर लीजिए। जैसे द 3rd लेवल का है जैक फिने, द टाइगर किंग का है कल्कि और अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का है तीसानी दोषी, एनिमी का है पर्ल एसबर्ग और आगे द ऑन द फेस ऑफ इट का है सुसान हिल और अगला मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड की बामा और जीत कलासा। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन लेखक से संबंधित पूछा जाएगा। अब हम शुरू करते हैं। हु वॉज डॉक्टर सदाव, वेयर वॉज हिज हाउस, डॉक्टर सदाव कौन था और वो उसका घर कहाँ था। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। डॉक्टर सदाव वॉज अ फेमस डॉक्टर ऑफ जापान, डॉक्टर सदाव जापान का एक प्रसिद्ध डॉक्टर था। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन हीलिंग द वाउंड्स, वो घाव ठीक करने में बड़ा एक्सपर्ट डॉक्टर था। हिज हाउस वॉज ऑन जापानीज कोस्ट विच वॉज सराउंडेड विद पाइन्स, उसका घर जापान के समुद्र तट पे था जो ताड़ के पेड़ों से घिरा हुआ था। उसका घर किससे घिरा हुआ था? सराउंडेड विद अ पाइन्स ट्री, ताड़ के पेड़ों से घिरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट राइड ऑफ द मैन, गेट राइड ऑफ छुटकारा पाना, उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर क्या करेगा व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट राइड ऑफ द मैन। आंसर बड़ा इजी है, डॉक्टर सदाव विल गेट राइड ऑफ द मैन बाय गिविंग हिम हिज बोट विथ फूड, जापानीज क्लॉथ्स, क्विल्ट्स, वाटर बॉटल्स। और डॉक्टर सदाव उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए अपनी नाव देगा, उसे अपनी नाव देगा, खाना देगा, जापानीज कपड़े देगा, क्यूल्स यानी रजाई देगा एंड वाटर बॉटल्स और पानी की बोटल्स भी देगा। ही विल ऑल्सो गिव हिम हिज टॉर्च, वो उसे अपनी टॉर्च भी देगा। ही विल टेल हिम टू रीच इन फ्रंट ऑफ द आइलैंड फॉर हिज सेफ्टी, और उसे वो बताएगा कि उसकी सेफ्टी के लिए वो सामने वाले टापू पर चला जाए। ही विल ऑल्सो टेल हिम टू कैच द कोरियन बोट देयर, और वहाँ से उसे कहेगा कि वहाँ का कोरियन बोट पकड़कर अमेरिका चला जाए। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, हाउ डिड सदाव एंड हाना आइडेंटिफाई द मैन, डॉक्टर सदाव और हाना ने उस व्यक्ति को कैसे पहचाना। दे सो दैट द मैन वॉज लुकिंग वाइट मैन, उन्होंने देखा वो आदमी एक वाइट मैन लग रहा था। ऑन हिज कैप देयर वॉज रिटन विथ अ फेंट लेटर यूएस नेवी, उसके कैप पर, उसकी टोपी पर यूएस नेवी लिखा हुआ था। फेंट यानी धुंधला सा। इन दिस वे दे आइडेंटिफाइड द मैन दैट ही वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, और इस प्रकार से वे पहचान कर पाए कि वो एक भागा हुआ, युद्ध से भागा हुआ कैदी था। दे बोथ हैड बीन इन अमेरिका फॉर फ्यू ईयर्स, और वे स्वयं हाना और ये डॉक्टर सदाव कुछ सालों तक अमेरिका में रहे। दे बोथ हैड बीन इन अमेरिका फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक। दे न्यू अमेरिकन्स वेरी वेल बाय देयर फेसेस, वे उनके चेहरे से, वे अमेरिकन को उनके चेहरे से अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति की पहचान कर पाई। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव का करेक्ट स्केच कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। डॉक्टर सदाव इज़ द फेमस डॉक्टर ऑफ जापान, डॉक्टर सदाव जापान का एक अच्छा डॉक्टर होता है। ही इज़ नॉट ओनली अ गुड डॉक्टर बट ऑल्सो टू ह्यूमन बींग, वो न केवल एक अच्छा डॉक्टर बल्कि एक सच्चा मानव भी होता है। ही नोज हिज ड्यूटी वेरी वेल, वो अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से जानता है। ही नोज दैट ही हैज़ बीन ट्रेंड एज ए डॉक्टर ओनली फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमनिटी, और वो अच्छी तरह से जानता है कि उसे केवल डॉक्टर के रूप में मानव सेवा के लिए ही ट्रेनिंग दी गई है। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन हीलिंग द वाउंड्स, वो घाव ठीक करने में बड़ा एक्सपर्ट होता है। ही हैज़ गॉट हिज एजुकेशन एज ए मेडिसिन एंड सर्जरी फ्रॉम अमेरिका, उसने सर्जरी, मेडिसिन एंड सर्जरी की स्टडी अमेरिका से की। कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? ही हैज़ गॉट हिज एजुकेशन, उसने अपनी मेडिसिन एंड सर्जरी की शिक्षा अमेरिका से हासिल की। ही ऑलवेज कंसिडर्स द ह्यूमनिटी अबव नेशनलिटी, वो हमेशा राष्ट्रता से मानवता को सबसे सर्वोपरि मानता है, समझता है। कंसिडर्स का मतलब समझना। ही ऑलवेज कंसिडर द ह्यूमनिटी अबव नेशनलिटी, वो हमेशा राष्ट्रीयता के परे ऊपर मानवता को समझता है। ही इज़ अ ट्रू ह्यूमन बींग, वो एक सच्चा मानव है।
फॉर द सेक ऑफ ह्यूमनिटी ही सेव्स द लाइफ ऑफ हिज एनिमी टॉम। मानव जाति की भलाई के लिए ही वो अपने दुश्मन टॉम को बचाता है। फॉर ह्यूमनिटी ही गिव्स टॉम हिज बोट्स, some food, quilts, drinkable water, his torch, Japanese cloth। और मानवता के लिए वो टॉम को अपनी नाव, कुछ खाना, रजाया, पानी की बोतल्स, अपनी टॉर्च, जापानी कपड़े सब देता है। Thus we can say that Dr. Sada was a true doctor along with a true human being। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सदाव एक सच्चे डॉक्टर के साथ साथ एक सच्चे मानव भी थे। अगला लेसन है ऑन द फेस ऑफ इट, जिसका लेखक है सुसान हिल। डियर स्टूडेंट, अच्छे तरह से याद कर लें और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हु इज़ मिस्टर लैम, हु इज़ मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। मिस्टर लैम कौन होता है, डेरी उसके बगीचे में कैसे प्रवेश होता है। आंसर बड़ा इजी है। मिस्टर लैम इज़ एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम एक वृद्ध व्यक्ति होता है। ही इज़ 70 ईयर्स ओल्ड, वो 70 वर्ष का होता है। ही इज़ फिजिकली हैंडीकैप्ड, वो शारीरिक रूप से विकलांग होता है। He lives all alone in his big house of his big garden। वो अपने बड़े बगीचे के बड़े घर में अकेला रहता है। He has no wife and children, उसके बीवी बच्चे नहीं हैं। Derry enters his garden by climbing over a wall। डेरी बगीचे की दीवार छलांग लगाकर उसके बगीचे में प्रवेश करता है। Derry enters his garden by climbing over a wall। डेरी उसके बगीचे की दीवार छलांग लगा के उसके बगीचे में एंटर होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, डियर स्टूडेंट तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है वाई डज डेरी एंटर मिस्टर लैम्स गार्डन। डेरी मिस्टर लैम के बगीचे में क्यों प्रवेश होता है। ध्यान दीजिए, आंसर बड़ा इजी है। डेरी इज़ ए बॉय ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड। डेरी एक 14 साल का लड़का होता है। ही हैज़ बर्न फेस, उसका चेहरा जला होता है। एसिड हैज़ फॉलन ऑन वन साइड ऑफ हिज फेस। एसिड उसके चेहरे के एक भाग पर गिर गया एंड हिज फेस हैज़ बीन बर्नड, और उसका चेहरा जल गया। People talk too much bad about him, so he keeps away from the people's company। लोग उसके बारे में हमेशा बुरी बातें करता है, इसलिए वो हमेशा लोगों से दूर रहता है। He enters Mr. Lamb's garden thinking it that there is nobody inside it। वो ये मानकर, ये सोचते हुए मिस्टर लैम के बगीचे में प्रवेश होता है कि बगीचे में कोई नहीं है। There is nobody inside it, यानी बगीचे में कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है वाई डज डेरी गो बैक टू मिस्टर लैम। डेरी मिस्टर लैम के वापस लैम के पास क्यों लौटता है। डेरी मिस्टर लैम के पास वापस क्यों लौटता है। ये स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरह से समझे। आंसर भी बड़ा इजी है। डेरी गोज बैक टू मिस्टर लैम बिकॉज, डेरी मिस्टर लैम के पास वापस आता है बिकॉज मिस्टर लैम बिहेव्स गुड विथ हिम, क्योंकि मिस्टर लैम उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। He advises Derry to face the people of the world। वो डेरी को सलाह देता है कि दुनिया का सामना कर। किसकी सलाह देता है, क्या सलाह देता है। He advises Derry to face the people of the world। वो डेरी को सलाह देता है कि दुनिया के लोगों का सामना कर। He inspired Derry not to fear the people of the world। वो डेरी को प्रेरित करता है कि दुनिया के लोगों से मत डर। He motivates Derry to live in the world without fear। वो डेरी को दुनिया में बिना डर रहने के लिए मोटिवेट करता है। गुड एंड काइंड बिहेवियर ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्ट्स डेरी टुवर्ड्स हिम। और मिस्टर लैम के अच्छे और दयालुपूर्ण व्यवहार से डेरी को वो आकर्षित करता है। गुड एंड काइंड बिहेवियर ऑफ द मिस्टर लैम के अच्छे और दयालुपूर्ण व्यवहार डेरी को उसकी ओर आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर भी बड़ा इजी है। वाई डज डेरीज मदर नॉट वॉन्ट हिम टू गो बैक टू मिस्टर लैम। डेरी की माँ क्यों नहीं चाहते कि डेरी मिस्टर लैम के पास वापस लौटे। हिज मदर डजंट वॉन्ट डेरी टू गो बैक टू मिस्टर लैम बिकॉज ही हियर्स सम बैड टॉक्स अबाउट मिस्टर लैम। डेरी की माँ उसे वो नहीं चाहती, डेरी की मम्मी नहीं चाहती डेरी मिस्टर लैम के पास वापस लौटे, क्योंकि वह डेरी मिस्टर लैम के बारे में बहुत बुरी बातें सुनती है। सी हियर्स सम बैड टॉक्स अबाउट मिस्टर लैम। वो मिस्टर लैम के बारे में बहुत सारी बुरी बातें सुनती है। सी टेल्स डेरी दैट मिस्टर लैम इज़ नॉट ए गुड मैन। वो डेरी को बताती है कि मिस्टर लैम के अच्छा आदमी नहीं है। पीपल टॉक वेरी बैड अबाउट मिस्टर लैम। और लोग मिस्टर लैम के बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं। हिज बिहेवियर इज़ नॉट गुड विद द पीपल। लोगों के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। ही इज़ अ करेक्टरलेस मैन। वो एक चरित्रहीन व्यक्ति हैं। और ये कहते हुए उसे वापस मिस्टर लैम के पास जाने से डेरी को रोक लेती है।
राइट आंसर। अब आपको 60 और 80 वर्ड में लिखना है। 60 वर्ड में गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम का चरित्र चित्रण कीजिए। मिस्टर लैम इज़ एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम एक बुढ़ा आदमी होता है। ही इज़ अ 70 ईयर्स ओल्ड, वो 70 वर्ष का होता है। ही इज़ अ फिजिकली हैंडीकैप्ड, वो शारीरिक रूप से विकलांग होता है। ही इज़ वन ऑफ लेग्स इज टिन, उसका एक पैर टिन का होता है। ही लूजेज इज अ वन लेग इन द वॉर, वो युद्ध में अपना एक पैर खो देता है। इंस्पाइट ऑफ बीइंग फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी शारीरिक विकलांग होने के बावजूद, ही लीड्स अ नॉर्मल लाइफ, वो एक साधारण जीवन जीता है। ही लिव्स ऑल अलोन इन अ बिग हाउस ऑफ हिज गार्डन, वो अपने बगीचे में एक बड़े घर में, वो अपने बगीचे के एक बड़े घर में अकेला रहता है। ही हैज़ नो वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके बीवी बच्चे नहीं हैं। He likes the people's company, therefore he always opens the gate of his garden for the people. और वो लोगों की कंपनी को बहुत पसंद करता है, इसलिए वो अपने बगीचे का गेट हमेशा लोगों के लिए खुला रखता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिजिकली हैंडीकैप्ड, शारीरिक विकलांग होने के बावजूद, ही वर्क्स हार्ड लाइक एन ऑर्डिनरी मैन, वो एक साधारण व्यक्ति की तरह कठिन मेहनत करता है। ही बिहेव्स गुड विथ डेयरी एंड चेंजेस हिज लाइफ, वो डेयरी के साथ अच्छा व्यवहार करता है और उसके जीवन को बदल देता है। ही मोटिवेट्स डेयरी टू लिव द लाइफ, वो डेयरी को जीवन जीने के लिए मोटिवेट करता है। ही टेल्स डेयरी दैट्स लाइफ इज़ फॉर लिविंग नॉट टू डेस्ट्रॉय, वो डेयरी को बताता है कि जीवन जीने के लिए, न कि डेस्ट्रॉय नष्ट करने के लिए। ही गिव्स हिज एग्जाम्पल बिफोर डेयरी, वो अपना उदाहरण डेयरी के सामने पेश करता है। ही एडवाइजेस डेयरी नॉट टू फियर ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड बट फेस देम, वो डेयरी को सलाह देता है कि दुनिया के लोगों से डर मत बल्कि उनका सामना कर। थस वी कैन से दैट मिस्टर लैम इज ए गुड एंड काइंड मैन, इस प्रकार हम कह सकते हैं, थस का मतलब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिस्टर लैम एक अच्छा और दयालु आदमी होता है, इस तरह से। डियर स्टूडेंट, अब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है 6 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। बहुत ईजी टॉपिक है और आप अपने कॉमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ श्योर लिखें। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे अच्छी तरह से इस सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। बचपन की यादें, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जीत कलासा। सब इसका 2 भाग है इस चैप्टर में, जीत कलासा और मामा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। वाई डिड जीत कलासा फील अनकंफर्टेबल इन द डाइनिंग रूम, जीत कलासा डाइनिंग रूम में, भोजन कक्ष में असहज क्यों महसूस किया। वाई डिड जीत कलासा फील अनकंफर्टेबल इन द डाइनिंग रूम, जीत कलासा ने डाइनिंग रूम में असहज क्यों महसूस किया। जीत कलासा वॉज ए साउथ इंडियन गर्ल, जीत कलासा दक्षिणी भारतीय मूल लड़की थी। शी वॉज टोटली न्यू इन अमेरिकन कल्चर, वो अमेरिकन कल्चर में पूर्णतः नई लड़की थी। शी हैड नेवर सीन अ इंडियन गर्ल्स इन इम्प्रॉपरली ड्रेस, उसने भारतीय लड़कियों को वहाँ इम्प्रॉपरली ड्रेस में वहाँ देखा। ऑल इंडियन गर्ल्स वर वियरिंग टाइट क्लॉथ्स एंड विथ लुक्ड वेरी बैड टू हर, और सारी भारतीय लड़कियाँ वहाँ टाइट कपड़े पहनी हुई थी और बड़े भद्दे ढंग से लग रही थी। ऑल इंडियन गर्ल्स हियर वॉज सिंगल, सारी भारतीय लड़कियों के बाल कटे हुए थे। व्हेन शी सो ऑल दिस इन द डाइनिंग रूम शी फेल्ट अनकम्फर्टेबल, जब उसने ये सारा डाइनिंग रूम में देखा तो वो असहज हो गई, उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि जितनी भी भारतीय लड़कियां थी वो सारे फिटिंग क्लॉथ में, वेयरिंग टाइट क्लॉथ एंड टाइट शूज में थी और दे वर नॉट लुकिंग गुड। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट डिड जीत कलासा डू टू सेव हर लॉन्ग हेयर, जीत कलासा ने अपने लंबे बालों को बचाने के लिए क्या किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2010 मार्च 2025 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। जीत कलासा वॉज ए साउथ इंडियन गर्ल, जीत कलासा एक दक्षिण भारत की लड़की थी। शी वॉज ए न्यू अमेरिकन कल्चर, वो अमेरिका की संस्कृति में एक नई लड़की थी। शी वॉन्टेड टू सेव हर लॉन्ग हेयर एट एनी कॉस्ट, वो अपने लंबे बालों को किसी भी हालत में बचाना चाहती थी। टू सेव हर लॉन्ग हेयर शी रैन अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर द अदर गर्ल्स हेयर वॉज बीइंग कट, वो उस स्थान से भाग गई जहाँ पर लड़कियों के बाल काटे जा रहे थे। शी वेंट टू अप स्टेज एंड हिड हरसेल्फ इन द डार्क रूम, वो ऊपर की सीढ़ियों पे चली गई और उसने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में छुपा दिया। डियर स्टूडेंट, अगला हमारा क्वेश्चन है, हु वॉज जुडविन, जुडविन कौन थी। व्हाट टेरिबल वार्निंग डिड शी गिव टू जीत कलासा, जुडविन कौन थी, उसने
कौन सी भयानक चेतावनी जीत कलासा को दी थी? जुडविन वॉज जीत कलासाज बेस्ट फ्रेंड। जुडविन जीत कलासा की एक बेस्ट फ्रेंड थी। सी ऑल्सो रीड इन सेम स्कूल, वो उसी स्कूल में पढ़ती थी। सी न्यू सम अमेरिकन वर्ड्स वेरी वेल, वो कुछ अमेरिकन वर्ड्स को अच्छी तरह से जानती थी। सी वॉन्ट जीत कलासा दैट हर लॉन्ग हेयर वुड बी सून कट, उसने जीत कलासा को चेतावनी दी कि उसके लंबे बाल शीघ्र ही काट दिए जाएंगे। सी हैड हर्ड दिस न्यूज़ फ्रॉम द स्कूल स्टाफ, उसने ये खबर अपने स्कूल स्टाफ से सुनी थी। अगला क्वेश्चन है अगला चैप्टर हमारा पॉइंट 2, वी टू आर ह्यूमन बींग, हम भी मानव है। व्हाट डज द टाइटल वी टू आर ह्यूमन बींग्स रेफर टू? हम भी मानव है शीर्षक किसकी ओर इंगित करता है? व्हाट डज द टाइटल वी टू आर ह्यूमन बींग्स आर रेफर टू? हम भी मानव है शीर्षक किसकी ओर इंगित करता है? द टाइटल वी टू आर ह्यूमन बींग्स रेफर्स टू द प्लाइट ऑफ द लोअर कास्ट पीपल। हम भी मानव है ये शीर्षक एक निम्न जाति के लोगों की दशा के और इंगित करता है। प्लाइट इन दशा रेफर्स टू द प्लाइट ऑफ द लोअर कास्ट पीपल। हम भी मानव है शीर्षक एक निम्न जाति के लोगों की दशा की ओर इंगित करता है। द टाइटल अर्ज द पीपल ऑफ द अपर कास्ट नॉट टू स्नैच द राइट ऑफ लोअर कास्ट पीपल। शीर्षक उच्च जाति के लोगों से निवेदन करता है कि निम्न जाति के लोगों के अधिकार नहीं छीने। स्नैच का मतलब छीनना। द टाइटल सजेस्ट दैट द अपर कास्ट पीपल द टाइटल सजेस्ट द अपर कास्ट पीपल दैट द पीपल ऑफ लोअर कास्ट आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। द टाइटल सजेस्ट दैट द अपर कास्ट पीपल नॉट स्नैच द right of the lower caste people और they should not make discrimination with them, वे उनके से भेदभाव नहीं करें। यानी ये टाइटल क्या शीर्षक क्या किसकी ओर इंगित करता है कि निम्न जाति की दशा की ओर इंगित करता है। टाइटल उच्च जाति के लोगों से अपील करता है कि निम्न जाति के लोगों के अधिकारों को न छीने। द टाइटल सजेस्ट द अपर कास्ट पीपल दैट द पीपल ऑफ लोअर कास्ट आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। ये टाइटल उच्च जाति के लोगों को सुझाव देता है कि निम्न जाति के लोग भी मानव है। द टाइटल सजेस्ट द अपर कास्ट पीपल दैट द पीपल ऑफ लोअर कास्ट आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। शीर्षक उच्च जाति के लोगों को ये सुझाव देता है कि निम्न जाति के लोग भी मानव है। दे शुड नॉट मेक डिस्क्रिमिनेशन विद देम, वे उनके साथ भेदभाव न करें। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वाई डिड बामा टेक हाफ एन आवर टू रीच एट होम फ्रॉम द स्कूल? बामा को स्कूल से घर पहुंचने में आधा घंटा क्यों लगता था? आंसर बड़ा इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डिड बामा टेक हाफ एन आवर टू रीच एट होम फ्रॉम स्कूल? बामा वॉज ए स्मॉल गर्ल, बामा एक छोटी लड़की थी। सी रीड इन क्लास थर्ड, वो थर्ड क्लास में पढ़ती थी। सी टुक हाफ एन आवर टू रीच एट होम फ्रॉम द स्कूल, उसे स्कूल से घर पहुंचने में आधा घंटा लगता था। बिकॉज क्योंकि सी यूज टू सी ऑल सीन्स विच कैम टू इन हर वेज, वो सारे दृश्य को देखती थी जो उसके रास्ते में आते थे। विच यानी जो। सी स्टॉप टू सी ऑल थिंग्स हैंगिंग आउटसाइड ऑफ द शॉप, वो दुकानों के बाहर लगी हुई हर चीज़ को देखती थी। सी यूज टू सी साइकिलिस्ट परफॉर्मेंस पपिट शो, और वो रास्ते में आने वाले साइकिलिस्ट शो परफॉर्मेंस, साइकिल चलाने वाले का प्रदर्शन, और कठपुतली पपिट शो यानी कठपुतली के खेलों को भी देखने लग जाती थी। सी स्टॉप्ड टू सी मंकीज एंड बेल ऑफ द टेम्पल, वो रास्ते में बंदरों को और मंदिर पे लगी हुई बड़ी सी घंटी को भी देखने रुक जाती थी। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड अन्ना ऑफर बामा? अन्ना ने बामा को क्या सलाह दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्ना इज बामाज एल्डर ब्रदर, अन्ना बामा का बड़ा भाई होता है और ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन, वो एक शिक्षित व्यक्ति होता है, लड़का होता है। ही एडवाइजेज हिज सिस्टर बामा दैट इफ दे वांट टू फिनिश अनटचेबिलिटी बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट पीपल देन दे विल हैव टू रीड एंड गेट सक्सेस इन आवर लाइव्स। वो बामा को सलाह देता है, वो अपनी बहन बामा को सलाह देता है कि उन्हें इफ़ दे वांट, अगर वे उच्च जाति और निम्न जाति के लोगों के बीच की छुआछूत को मिटाना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ना होगा और जीवन में सफलता हासिल करनी होगी। इन देर आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना, और की जगह देर आ जाएगा।
ओनली एजुकेशन इज द गुड मेथड टू फिनिश अनटचेबिलिटी। केवल छुआछूत मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है एजुकेशन। शिक्षा ही छुआछूत मिटाने का एक सबसे अच्छा तरीका है। बामा वर्क्स हार्ड एंड स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। बामा कठिन मेहनत करती है और कक्षा में फर्स्ट आ जाती है। मैनी स्टूडेंट्स बिकम हर फ्रेंड्स, और कई स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स बन जाते हैं। इस तरह से अन्ना बामा को सलाह देता है कि अनटचेबिलिटी को मिटाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लें, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है और एक दो बार लिख लेकर याद करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वॉज द इवेंट दैट फर्स्ट seemed फनी टू बामा बट लेट इट चेंज हर वर्ल्ड व्यू। और वो कौन सी घटना थी जो पहले तो बामा को मज़ेदार लगी परंतु बाद में उसका नज़रिया ही बदल दिया। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से देखें। बामा वॉज ए स्मॉल गर्ल हु रीड इन क्लास 3rd। बामा एक छोटी लड़की थी जो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। वन डे सी वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम द स्कूल। एक दिन वो स्कूल से घर लौट रही थी। सी सडनली सो एन एल्डरली मैन हु वॉज हर कास्ट। उसने अचानक बहुत वृद्ध व्यक्ति को, बहुत बड़े व्यक्ति को देखा जो उसकी जाति का था। और ही वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट साइड। वो बाजार की साइड से आ रहा था। ही हैड ए पैकेट ऑफ स्वीट। उसके हाथ में एक मिठाई का पैकेट था। ही वॉज कैचिंग द स्वीट पैकेट बाई इट्स स्टिंग। वो उस मिठाई के पैकेट को धागे से, डोरियों से पकड़े हुए था। Seeing him such a condition, she began to laugh. ऐसी स्थिति देखकर वो पहले तो हंसने लगी। It was the scene of funny. ये उसका एक मजाक का दृश्य था। But when she saw that the elder man went to the landlord, bowed before him and handed the sweet packet to him. लेकिन जब उसने देखा कि वो वृद्ध व्यक्ति जमींदार के पास सिर झुकाकर उसको वो मीठे का पैकेट आगे दे देता है, जब वो देखती है कि वृद्ध व्यक्ति, बड़ा आदमी जमींदार के पास जाता है और सिर झुकाकर वो मीठे का पैकेट उसे दे देता है। सी फेल्ट वेरी सैड। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। एंड व्हेन सी फाउंड दैट इट वाज अ कोज ऑफ अनटचेबिलिटी। और वो महसूस करती है कि ये छुआछूत का कारण है। दिस सीन चेंज हर वर्ल्ड व्यू। और ये दृश्य उसका नज़रिया ही बदल देता है। डियर स्टूडेंट, मैंने विस्टास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। इन्हीं में से बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे। आपको 10 मार्च 2025 के पेपर की तैयारी के लिए इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरह से देखना है। बड़े क्वेश्चन भी हैं और छोटे क्वेश्चन भी हैं। साथ ही हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि हम अगला वीडियो आप तक जल्दी भेज सकें और आप तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं कि 10 मार्च 2025 का होने वाला पेपर आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपके अच्छे मार्क्स आएँ, आप निश्चित रूप से आपका सपना पूरा हो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गुड बाय। वी विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।